आज हम आपको एक ऐसी अहम खबर बताने जा रहे हैं जो मुल्की आईनी और अदलिया के ढांचे को बदल सकती है। ऑप्शंस और तरमीमात की तफसीलात सैर फहरिस्त, एक खबर और फिर आपके लिए वजाहत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगल को कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तमाम रिपोर्टें बेबुनियाद अफवाहें हैं। फिलहाल कोई मसौदा या सरकारी नोटिस सामने न आया है और इन्हें कोई वफाकी वजीर, वजीर आजम या जमात का कोई फ़र्द इस बारे में आगाह नहीं कर चुका। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम सियासी जमातों के दरमियान समझौते से मंजूर हुई थी और असल मुतालबा आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच पर इतफाक हुआ ताकि सभी इसमें शामिल हो सकें। बिलावल भुट्टो ने एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की भी बात की है, तो सवाल है ये एनएफसी अवार्ड है क्या? एनएफसी का मतलब है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके तहत तय होता है कि पाकिस्तान के ख़जाने में आने वाला पैसा सूबों और वफाक में किस तरह तकसीम होगा। सादा मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें घर में 4 बहन भाई और वालदैन हैं। हर महीने जितने पैसे आते हैं तय होता है कि किसको कितना मिलेगा और किसके ज़िम्मे क्या खर्च आएगा। अगर किसी की ज़िम्मेदारी बढ़ जाए तो इसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, मसलन तालीम, सेहत और कई तरक्याती मंसूबे, लेकिन इनके हिस्से में इजाफे के लिए नया एनएफसी अवार्ड अभी तक नहीं दिया गया। बिलावल का कहना है कि यह फ़ौरन होना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने ऐलान किया है कि वो इस मामले पर वोकला से रब्ता करेंगे और इस्लामाबाद बार से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने अदालती इस्लाहात और जजों की मुल्क गिर बुनियादों पर गर्दिश के साथ साथ 27वीं तरमीम को अहम आईनी तब्दीली करार दिया है, बशर्ते कि इसमें अदालती इस्लाहात शामिल हों। आइन में शामिल 26वीं तरमीम का बिल्कुल वही मतन यूं है। आर्टिकल 9A शामिल करना, हर शख्स को साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल का हक हासिल होगा। ये नया आर्टिकल 9A कहता है कि हर पाकिस्तानी को साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल का हक हासिल है। पहले आइन में माहौलियात का बराह रास्त जिक्र नहीं था, सिर्फ आम कवानीन थे जो हुकूमत बदल सकती थी। लेकिन अब ये एक बुनियादी हक बन गया है जिस पर अदालत से फौरी अमल कराया जा सकता है। लाहौर की स्मोक, दरियाओं की आलूदगी, प्लास्टिक के ढेर और जंगलात की कटाई जैसे मसाइल और पाकिस्तान के आलमी मुआहदे जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ SDGs इस तरमीम की बड़ी वजूहत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फैक्ट्री का धुआं या गंदा पानी आपकी सेहत ख़राब कर रहा है तो अब आप सीधा कह सकते हैं कि ये मेरे आइनी हक की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत पर इसे रोकने की आइनी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 38F में तब्दीली, इसमें रिबा को 1 जनवरी 2028 तक जितना मुमकिन हो मुकम्मल ख़त्म करना शामिल किया गया। दोस्तों, आइन के आर्टिकल 38F में एक बड़ी तब्दीली की गई है। पहले सिर्फ ये लिखा था कि रियासत सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए इकदामात करे, लेकिन अब इसमें एक साफ़ और सख्त डेडलाइन शामिल कर दी गई है। 1 जनवरी 2028 तक जितना मुमकिन हो रिबा यानी सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास अब एक वाज़ेह वक्त है, सिर्फ वादा या इरादा नहीं बल्कि अमली इक़दाम की आखिरी तारीख तय हो गई है। मिसाल के तौर पर आज अगर किसान बैंक से कर्ज़ लेता है तो इसे सूद अदा करना पड़ता है, जिससे इसकी आमदनी कम और कर्ज़ बढ़ जाता है। इस तरमीम के बाद मकसद ये है कि 2028 तक ऐसे कर्ज सूद के बगैर दिए जाएँ ताकि किसान या छोटे कारोबारी अफराद बोझ से आज़ाद हो सकें। आर्टिकल 48(4) में तरमीम, सदर को काबीना या वज़ीर आज़म का कौन सा आइनी मशवरा दिया गया, इस पर किसी अदालत या अथॉरिटी में इस्तफसार नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आइन के आर्टिकल 48(4) में एक अहम तब्दीली की गई है जिसके मुताबिक अगर वज़ीर आज़म या काबीना सदर मुमलिकत को कोई आइनी मशवरा देते हैं तो इस मशवरे पर कोई भी अदालत या इदारा सवाल नहीं कर सकेगा। यानी सदर को जो मशवरा दिया जाएगा वो एक खुफिया और महफूज अमल होगा और इसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये तरमीम इस बात को यकीनी बनाती है कि हुकूमत के फैसले बगैर किसी दबाव या अदालत मदाखलत के किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वज़ीर आज़म किसी अहम मुल्की फ़ैसले के लिए सदर को मशवरा देते हैं तो इस पर अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसका मकसद हुकूमत के अंदरूनी फ़ैसलों की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देना है ताकि हुकूमती मशावरत किसी कानूनी या अदालती चैलेंज का सामना किए बगैर आगे बढ़ सके। आर्टिकल 81B(D) सुप्रीम कोर्ट के बाद जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल शामिल करने और इंतखाबात के इंतजामात के अखराजात की शमूलियत। दोस्तों, आइन के आर्टिकल 81B और D में एक अहम तरमीम की गई है। पहले इस आर्टिकल में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता था, लेकिन अब इसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन इदारों के अखराजात भी अब वफाकी हुकूमत के लाजमी अखराजात में शामिल होंगे जिन्हें हर हाल में अदा करना होगा। इसके साथ इंतखाबात के इंतजामात पर आने वाले अखराजात को भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। मिसाल के तौर पर जैसे बजट में सदर या सुप्रीम कोर्ट के अखराजात को बगैर कटौती के देना पड़ता है, वैसे ही अब इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अखराजात और अदलिया के ये अहम इदारे भी बराह रास्त सरकारी बजट से तहफ़्फ़ुज़ के साथ फ़ंड हासिल करेंगे। इससे यकीनी बनाया जाएगा कि इंतखाबात और अदालती निज़ाम माली रुकावटों के बगैर चल सकें। 111 आर्टिकल में इजाफा, एडवोकेट जनरल के बाद और एक एडवाइज़र शामिल हो।
दोस्तों, आइन के आर्टिकल 111 में एक अहम इजाफा किया गया है। पहले इस आर्टिकल में सिर्फ एडवोकेट जनरल का जिक्र होता था, जो सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा कानूनी नुमाइंदा होता है, लेकिन अब इसके बाद और एक एडवाइज़र यानी मुशीर का ओहदा भी शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सूबाई हुकूमत के पास अब न सिर्फ एक कानूनी नुमाइंदा होगा, बल्कि एक ऐसा मुशीर भी होगा जो पॉलिसी, मनसूबाबंदी या खसूसी मामलात पर हुकूमत को रहनुमाई दे सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर सूबाई हुकूमत को कोई ऐसा मनसूबा बनाना है जिसमें कानूनी पहलू के साथ साथ ज़राई तरक्की और बजट की हिकमत अमली भी देखनी हो, तो एडवोकेट जनरल और इसका कानूनी हिस्सा देखेगा, जबकि एडवाइज़र अमली और पॉलिसी पहलुओं पर मशवरा देगा। इस तरह हुकूमत को दोनों ज़ावियों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सकेगी। आर्टिकल 175A में तब्दीलियां जजेस की तकरूरी और कारकर्दगी की जांच के लिए नई शिकें और साख्त। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जजेस, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, बार कौंसिल से नामजद वकील और पार्लियामेंट से मेंबरान शामिल हो गए। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए CJP की तजवीज़ और इसकी अलग तकरूरी का तरीक़ाकार भी मुरतब हुआ। दोस्तों, आइन के आर्टिकल 175A में एक बड़ी तब्दीली की गई है, जिसका ताल्लुक जजेस की तकरूरी और इनकी कारकर्दगी के जायजे से है। अब जुडिशल कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जजेस, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, बार कौंसिल से नामजद एक वकील और पार्लियामेंट के मेंबरान शामिल होंगे। इसके साथ एक स्पेशल पार्लियामानी कमेटी भी बनाई गई है, जो चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा नामों का जायज़ा लेगी और इनकी तकरूरी के लिए अलग तरीक़ाकार अपनाएगी। मिसाल के तौर पर पहले अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करना होता तो ज़्यादातर फैसला अदलिया के अंदर ही होता था, लेकिन अब पार्लियामेंट के नुमाइंदे और वकला भी इस अमल का हिस्सा होंगे, ताकि जजेस की तकरूरी शफाफ, मुतवाज़न और मुख्तलिफ इदारों की मशावरत से हो सके। इससे अदलिया में काबिलियत और एहतसाब दोनों को मजबूत करने की कोशिश की गई है। ये तरमीम 20-21 अक्टूबर 2024 के दौरान पार्लियामेंट से मंजूर हुई और सदर ने 21 अक्टूबर 2024 को दस्तखत करके इसे बाकायदा नाफिजुल अमल बनाया। अब चलते हैं मुमकिन 27वीं तरमीम की जानिब, जिसका अभी कोई हतमी मसूदा सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया और सियासी हलकों में ज़ेर बहस कुछ अहम नुकात ये हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC का क़याम, जो आइनी मामलात को सुप्रीम कोर्ट से अलग संभालेगा। फ़र्ज़ करें आपके शहर में एक ही बड़ी अदालत है जो हर किस्म के केस सुनती है, चाहे वो ट्रैफिक का जुर्माना हो, कत्ल का मुकदमा हो या आइन के ख़िलाफ़ कोई मामला। अब अगर आइन से मुतल्लिक बहुत पेचीदा केस आ जाएँ तो आम केसेस का फ़ैसला भी देर से होगा और आइनी मामलात भी लंबे अरसे तक लटक सकते हैं। इस तरमीम में कहा जा रहा है कि एक अलग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाए जो सिर्फ आइनी मामलात देखे, जैसे ये फैसला करना कि हुकूमत का कोई कानून या कदम आइन के मुताबिक है या नहीं। इससे सुप्रीम कोर्ट बाकी आम मुकदमात पर तवज्जो दे सकेगी और आइनी मामलात एक अलग माहिर अदालत में तेज़ और मौसर तरीके से हल होंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे हस्पताल में दिल के अमराज के लिए एक अलग कार्डियोलॉजी वार्ड बना दिया जाए, ताकि आम मरीज़ और दिल के मरीज़ दोनों का बर वक्त इलाज हो सके। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की मुद्दत कार को 3 साल मुकर्रर करने या इनके रिटायरमेंट की उम्र को 68 से 70 साल तक बढ़ाने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल को 3 साल के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, या फिर ये फैसला किया जाए कि वो 60 साल की बजाय 68 से 70 साल की उम्र तक स्कूल के प्रिंसिपल रहेंगे। दोनों सूरतों में मकसद ये होता है कि प्रिंसिपल की क़यादत और फैसलों का एक वाज़ेह वक्त तय हो, ताकि स्कूल का निज़ाम बार बार बदलने से ना हिले और मंसूबे अधूरे ना रहें। अदालत में बेंच के सरबराह के लिए भी यही बात है, या तो इनका ओहदा मखसूस मुद्दत के लिए हो या फिर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए, ताकि वो ज़्यादा अरसा एक ही पॉलिसी के साथ काम कर सकें। इस इकदाम का मकसद सुप्रीम कोर्ट का केस लोड कम करना और फौरी इंसाफ की फराहमी है। कुछ हलकों में क्या सराहियां हैं कि इस तरमीम के जरिए आइंदा हाइब्रिड सिस्टम या सदारती इख्तियारात को आइनी शक्ल दी जा सकेगी। 26वीं तरमीम ने अदालतों की साख बदल दी। क्या शामिल हुआ? माहौलियाती हक, सूद खत्म करने की तारीख, अदालतों की ताकत का सिलसिला, CJP के तकरूरी का नया अमल और पार्लियामेंट का किरदार। 27वीं तरमीम की अफवाहें बताती हैं कि मुमकिन तौर पर एक नई अदालत FCC बनाई जाए या अदालतों की क़यादत की मुद्दत बदली जाए, ताकि अदलिया वक्त पर फैसले दे सके और बोझ कम हो। तो दोस्तों, 26वीं तरमीम वो है जो हो चुकी है मुकम्मल मतन के साथ। 27वीं तरमीम सिर्फ बातों में है और असल मकसद अदालतों और आइन के ढांचे में तब्दीली है।